स्वागत है आपका एग्जाममेट के नई वीडियो में। हमने रचनाकार सीरीज शुरू किया था आज से 1 महीने पहले और उसके 4 वीडियोस आ चुकी हैं जो उम्मीद है आप देख चुके होंगे। उसमें हमने छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा की बात की गई है। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक दूसरे रचनाकार को लेकर आए हैं और उन पर बात करेंगे और उनके पूरे जीवन काल, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो जो रचनाएं की हैं वो किस तरह से महत्व रखती हैं, उन सब की बातें करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रचनाकार सीरीज है ये आपका सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। चाहे आप यूजी लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीजी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, हर जगह आपको साहित्य में जब आप पढ़ते हैं तो साहित्य में आपको रचनाकारों के बारे में पढ़ने को मिलता ही है। और जब आप वस्तुनिष्ठ इतिहास उठा के देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक युग में जिस रचनाकार की बात की गई है, एक विधा में जिस रचनाकार की बात की गई है, फिर जब दूसरी विधा आती है उसमें उस रचनाकार की दोबारा बात होती है। इससे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। जैसे मान लीजिए आपने प्रेमचंद्र को पढ़ा तो जब आप कहानी वाला सेक्शन उठाएंगे वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ने के लिए तो कहानी वाले सेक्शन में सिर्फ प्रेमचंद की कहानियां हैं, फिर उपन्यास वाले सेक्शन में आएंगे तो उसमें उपन्यास है। तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े में आप उसमें पढ़ते हैं। पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक रचनाकार के पूरे रचनाओं का एक संग्रह मिलेगा। एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ताकि आप उसे आसानी से याद कर सके, रिवाइज कर सके। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से परीक्षा की दृष्टि से क्या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की जो वीडियो है वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। इनका नाम आपने साहित्य में इतिहास को जब पढ़ा होगा सबसे पहले इनका नाम सुना होगा, क्योंकि इन्हीं का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी को आधार बनाकर कई साहित्यकारों ने काम किया है। कई इतिहासकारों ने इन्हीं की किताब को आधार बनाकर अपना इतिहास आगे चल के लिखा है। और हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो हम इनकी बात करते हैं। पहले जन्म और मृत्यु के बारे में देख लेते हैं कि कब से कब तक है इनका शुरू हुआ। 4 अक्टूबर को इनकी पैदाइश हुई थी और 1884 में, और 2 फरवरी 1941 में इनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था। आपको डेट इसलिए याद रखनी है ये ताकि अगर आपसे परीक्षा में किसी कोई ऐसा सवाल आ जाए जो इनकी रचना से संबंधित है तो आपको इनके जन्म और मृत्यु की तिथि के हिसाब से अनुमान लगाने में भी इसमें सहायता मिलेगी। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, जो वो सिर्फ इतिहासकार नहीं थे, ये बहुत बड़े हिंदी के आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार मतलब इतिहासकार जिन्होंने साहित्य का इतिहास लिखा है, कोशकार, अनुवादक और कथाकार और कवि भी रहे हैं। ये इन्होंने कविताएं भी की हैं, कहानी भी लिखा है, आलोचना भी की है, निबंध भी लिखा है, अनुवाद का कार्य भी बहुत बड़े पैमाने पर किया है। तो ये सिर्फ इतिहासकार नहीं है, ये कई सारी विधाओं में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। 1903 से 1908 तक ये आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक रह चुके हैं। उसके बाद 1904 से 1908 के बीच इन्होंने लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक ये रहे और उसी दौरान ये बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में अपना लेखन कार्य छपवाने लग गए थे। तो जब इनका लेख प्रकाश में आया, साहित्यकारों की नज़र में पड़ा, तो 1908 में इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा का, जो कि काशी में था, उसके हिंदी शब्द सागर के सहायक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और उसका कार्यभार इन्हें दिया गया। और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से प्रकाशित हुआ था। बाद में उसमें भूमिका और बाकी चीजें जोड़कर उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। तो हिंदी शब्द सागर के सहायक के रूप में नियुक्त किए गए थे। जो उस समय काशी नागरी प्रचारणी सभा से जो जिनका संबंध था उनमें एक श्याम सुंदर दास भी थे। तो इनका जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में वो आपको जरूर जानना चाहिए। ये इन्होंने जब शब्द सागर का जो प्रकाशन हो रहा था, रामचंद्र शुक्ल ने जब उसमें काम किया, सहायक का काम किया, तो श्याम सुंदर दास ने कहा था कि रामचंद्र शुक्ल से अधिक उपयोगी इस कार्य के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। और इन्होंने अपना सब कुछ, अपना अधिकांश इन्होंने अपने इस काम को दिया है और इन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा सहायता की थी। उस समय बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा की थी उनके इस कार्य को लेकर। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के ये संपादक भी बाद में रहे थे। इनके जो पिता थे वो चाहते थे कि ये वकील बने, वकालत के क्षेत्र में जाए, पर इनका झुकाव हमेशा से साहित्य की तरफ था। तो जो ये लिखते थे और वो जो छपता था तो साहित्यकारों के नज़र में आया जब, तो कई सारी संस्थाओं ने, बड़ी संस्थाओं ने इन्हें एज ए संपादक और रचनाकार के रूप में नियुक्त किया, सहायक के रूप में नियुक्त किया और इनसे कार्य लिया गया। तब जाके हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका बड़ा योगदान देखने में, गिनने में आया। 1909 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में ये नियुक्त हुए थे पहली बार। और बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम समय तक ये वहाँ पर कार्यरत रहे और विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वहाँ पे रहे हिंदी विभाग के। तो ये पूरा इनका जीवन काल के बारे में था कि कैसे कैसे इन्होंने प्रगति की, किस किस संस्थाओं से जुड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं जिससे ये जुड़े और इन्होंने अपना वहाँ पे काम दिखाया, संपादक के रूप में जुड़े और बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो संपादन कार्य किया है वो नजर में आया लोगों के।
इनके संग्रह, इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कविता की बात करते हैं। जीवन के शुरुआती दिनों में इन्होंने सबसे पहले कविताओं से ही शुरुआत की थी और कविताओं में इनके अभी तक 2 ही हम जानते हैं जो संग्रह के रूप में प्रकाशित हैं। कई सारी और भी कविताएं हैं जो आप कविता कोश नामक जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी देख सकते हैं। कविता कोश आप गूगल पे टाइप करेंगे, एक वेबसाइट खुलेगा, वहां पे आप जाके रामचंद्र शुक्ल की कविताएं ढूंढेंगे, वो मिल जाएगा। अल्फाबेट से वो अरेंज होता है, वो देखेंगे, उसमें बहुत सारी इनकी कविताएं मिल जाएंगी। संग्रह के रूप में 2 ही प्रकाशित हैं। पहला है शतदल और दूसरा है अश्रुदल। तो ये दोनों संग्रह के रूप में, अगर प्रश्न आ जाता है और आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता संग्रह नहीं है, आपको ये दोनों ऑप्शन दिया जाए और 2 ऑप्शन कुछ और दिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को चुनना है, कैसे चुनना है। फिर कहानियों पे बात करते हैं। कहानी के नाम में पे इनका जो एक ही कहानी संग्रह प्रकाशित है, कहानी प्रकाशित है 11 वर्षों का समय, जो इन्होंने कहानियों का जो दौर था, जब कहानियों का विकास हो रहा था, उसी समय लिखी थी। तो शुरुआती कहानियों में उनकी ये कहानी शुमार है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको ये ध्यान रखना 11 वर्षों का समय इनके नाम से प्रकाशित है। कई बार परीक्षाओं में इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे जाते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, आप जानते ही हैं इनका जो सबसे बड़ा योगदान था हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो क्या था? इन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा वो था हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें इन्होंने विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक ये नहीं, और भी कई सारी चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया गया था। और विधेयवादी पद्धति के साथ साथ उसमें उन्होंने काल विभाजन को तो सही दिशा दी ही, साथ ही उसमें कई सारे ऐसे रचनाकार जो पहले शामिल नहीं थे और आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन इसमें किया था। तो ये जो इतिहास ग्रंथ है वो बहुत उपयोगी है, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी के लिए नहीं, बाकी किसी भी चीज़ की आप तैयारी करें, हिंदी साहित्य में आप अपना स्थान चाहते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये इतिहास ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं इनके आलोचनात्मक संग्रहों के बारे में जानते हैं। जो इन्होंने आलोचनात्मक संग्रह लिखे हैं उनमें सूरदास, तुलसी, जायसी पर जो इनका संग्रह प्रकाशित हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद और रस मीमांसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा अगर आप रामचंद्र शुक्ल का पूरा देखेंगे, उनका इतिहास देखेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा। और इसमें इन्होंने सूरदास, तुलसीदास और जायसी के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है, उनके पूरे साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन किया है, उनके कविताओं को कोट करके उनकी व्याख्या की है अच्छे से। फिर हम आगे देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका जो साहित्य इतिहास है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इनके निबंध। निबंधों के नाम पे आपने सुना होगा चिंतामणि जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। चिंतामणि का निबंधों का संग्रह है, एक कोई निबंध नहीं है वो अलग से। और चिंतामणि जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुई है। इनके जीवन काल में एक ही प्रकाशित हो सकी थी, बाकी 3 जो है वो बाद में प्रकाशित हुई हैं। इनके अलग अलग निबंधों को जो अलग अलग पत्रिकाओं में थी उनको संग्रहित किया गया और चिंतामणि नाम से, चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 नाम से इसे प्रकाशित किया गया। चिंतामणि भाग 1 जो है उसमें 17 निबंध है, भाग 2 में 3 ही निबंध है, भाग 3 में 21 निबंध है और भाग 4 में 44 निबंध हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। खासतौर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, क्योंकि इसमें जो निबंध सारे दिए गए हैं इस संग्रह में, वो उनमें से एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते हैं। चाहे आप पीजी का एग्जाम दें, नेट जेआरएफ का दें, पीएचडी का दें, यूजी लेवल पे तो नहीं आते उतने ज़्यादा क्योंकि ये बहुत डीप हो जाता है, लेकिन पीजी, जेआरएफ और पीएचडी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से। उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो इनका संपादन किस किस ने किया है आपको ये ध्यान रखना है, और साथ में ये कब प्रकाशित हुई है, कब इसका संपादन कार्य किया गया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों भाग है, तो इन दोनों का आपको जरूर ध्यान रखना है। जो पहला निबंध संग्रह है वो रामचंद्र शुक्ल ने खुद संपादित किया है और जो दूसरा है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित किया था। फिर देखते हैं आगे जो इनके महत्वपूर्ण निबंध है जो चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में है, उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो। इनके महत्वपूर्ण निबंधों में जो भाग 1 है उसमें तो सारे ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जैसे भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। तो ये जो निबंध है आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इन्होंने मनोविकारों, जो मन के हमारे विकार हैं, उन सब की बात की है। चाहे वो भय हो, क्रोध हो, लज्जा हो, ईर्ष्या हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें जो हमारे मन में आते हैं उन सभी की बात की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। और जब आप ये निबंध पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना गहन अध्ययन, कितने गहराई से इन्होंने सोचा है और लिखा है उसमें। इसके अलावा इस संग्रह में, पहले संग्रह में कविता क्या है ये भी है, जो कि आपको यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है या फिर पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। इसके अलावा तुलसीदास का भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद,
देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो इन्होंने अध्ययन किया है, चिंतन किया है निबंधों में, वो काव्य पर है। मनोविकार के बाद, मन के विकार जो है उनके बाद जिसका अध्ययन किया है वो काव्य पे ज्यादा इन्होंने लिखा है, क्योंकि उस समय जो है, जिस समय लिख रहे थे उस समय कविताओं पर ज्यादा बात हो रही थी, कविताएं ज्यादा प्रकाश में आई थी, तो उसी में ज्यादा त्रुटियां मिलती थी, उसी में ज्यादा समस्याएं दिख सामने आ रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कविता क्या है लिखा है, जिसमें कविता की विशेषता, कैसे लिखी जानी चाहिए, कौन सी श्रेणी की कविताएं किस श्रेणी में आएगी, किस श्रेणी की कविता को लिखने के लिए आपको किस तरह की थिंकिंग रखनी पड़ेगी, क्या सोचना पड़ेगा, क्या विचार करना पड़ेगा, और कविताओं का महत्ता क्या है, इन सब पे इन्होंने कविता क्या है में चर्चा की है। इसके अलावा तुलसीदास के भक्ति मार्ग पर इन्होंने चर्चा की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्य है उस पर इन्होंने बात की है, काव्य में लोकमंगल, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, इन सब की चर्चा की है। और साधारणीकरण जो काव्यशास्त्र में आपको पढ़ने को मिलता है, भारतीय काव्यशास्त्र में देखने को मिलेगा, साधारणीकरण एक नियम है, उसके बारे में भी इन्होंने डीपली बहुत गहराई से सोचते हुए लिखा है इसमें। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो 3 निबंध हैं, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये तीनों जो है वो चिंतामणि भाग 2 से लिए गए हैं। भाग 2 में 3 ही निबंध थे, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो उसमें क्या है, ये तीनों निबंध हैं। तो इन तीनों निबंधों को आपको अलग से याद करना है। अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतामणि भाग 2 में संग्रहित नहीं है, ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर एक चौथा ऑप्शन कुछ अलग सा या फिर इन्हीं में से उठा के दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा भाग 2 में संग्रहित है। ज्यादातर प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है, तो क्योंकि तीनों चारों काव्य से ही हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये तीनों जो है चिंतामणि के भाग 2 में शामिल है। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 जो है वो सबसे पहले जब प्रकाशित हुआ था तो विचार विधि नाम से इसको 1930 में प्रकाशित कराया गया था। तो अगर प्रश्न बनता है इससे कि चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन सर्वप्रथम किस नाम से किया गया था, तो किस नाम से किया गया था, विचार विधि नाम से। कब इसका प्रकाशन किया गया था, पहले जब इसको प्रकाशित किया गया था 1930 में प्रकाशित किया गया था इसको। कविता क्या है जो निबंध है वो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुई थी स्वतंत्र रूप से, बाद में इसको चिंतामणि भाग 1 में शामिल कर लिया गया। अब आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन है जिसमें से कोटेशन पूछ लिए जाते हैं। जैसे चिंतामणि भाग 1 आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे मनोविकार से संबंधित प्रश्न किए गए हैं। मनोविकारों की बात की गई है, भय, क्रोध, लोभ, प्रीति, क्रोध, सब कुछ, प्रेम, भक्ति, इन सब की बात की गई है। तो इन सब में जो महत्वपूर्ण कथन है वो कई बार कोटेशन के रूप में दिया जाता है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस निबंध में संग्रहित है। तो निबंधों में आपको भेद करना आना चाहिए। उनमें से एक एक कोटेशन और दो कोटेशन ही मैंने लिया है यहाँ पे। आपको पूरा निबंध पढ़ना है अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भाव और मनोविकार जो है उसमें जो पहला निबंध है इनका, भाव और मनोविकार, चिंतामणि भाग 1 में, उसमें क्या है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। ये कोटेशन के रूप में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस निबंध में ये लिखा गया है, तो भाव और मनोविकार में ये लिखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उत्साह नामक जो निबंध है उसमें से एक कोटेशन मैंने लिया है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। ये कोटेशन पूछ सकते हैं। अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे कि दुख के वर्ग में मतलब दुख की स्थिति में जो स्थान भय का है वही स्थान जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमें उत्साह की अनुभूति होती है। तो इसकी बात की गई है। ये किसमें से है, उत्साह में से। ठीक है। अब क्योंकि देखिए इसमें भय शब्द भी आ रहा है, उत्साह शब्द भी आ रहा है, दोनों ही ऑप्शन में दिए जाएंगे, उत्साह और भय दोनों। तो कई बार कंफ्यूज होकर स्टूडेंट्स भय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि भय नामक निबंध भी है उनका, पर ये है किसमें से, उत्साह वाले में से। श्रद्धा और भक्ति में से देख लेते हैं। किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, प्रीति उत्पन्न होती है। तो श्रद्धा और भक्ति में क्या किया गया है, उसमें भेद किए गए हैं कि प्रीति और भक्ति में क्या अंतर है। प्रीति किसी व्यक्ति से हो सकता है, व्यक्ति विशेष से हो सकता है, श्रद्धा किसी और चीज से हो सकती है, उसके गुणों से हो सकती है। प्रीति जो है वो उसके रूप रंग से हो सकती है, श्रद्धा उनके गुणों से हो सकती है। इस तरह से इसमें भेद किए गए हैं कि श्रद्धा और भक्ति में क्या क्या अंतर है, श्रद्धा और प्रेम में क्या क्या अंतर है, श्रद्धा और प्रीति में क्या क्या अंतर है। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर हम किसी सुंदर व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसके प्रति हमें श्रद्धा होगी, श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम होगा। किसी को पहले हम किसी को देख रहे हैं, क्रश का मतलब समझते होंगे आप लोग, तो किसी व्यक्ति को हम जब देखते हैं तो वो हमारा क्रश बनता है अगर, तो वो प्रीति है, वो उसके प्रति हमें श्रद्धा नहीं, उसके प्रति हमें प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसमें उसी की बात की गई है। इसके अलावा है श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है और प्रेम का एकांत। प्रेम जो है वो एकांत मतलब एक इंसान के एकांत की वस्तु है, लेकिन श्रद्धा जो है वो विस्तार में देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति पे हमें श्रद्धा है, किसी साधु संत सन्यासी या किसी ईश्वर पे हमें श्रद्धा है, तो उस ईश्वर पे कई लोगों को श्रद्धा होगी, ये विस्तृत रूप है। लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति से प्रेम है तो वो किसी एक ही से होगा,
या फिर उस व्यक्ति से हजारों लोग प्रेम नहीं करेंगे, उस व्यक्ति से कोई एक या दो ही लोग प्रेम करेंगे। लेकिन जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो किसी ईश्वर की जब हम बात करते हैं उस ईश्वर से कईयों लोग प्रेम कर सकते हैं। तो ये श्रद्धा का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है, और प्रेम का एकांत। ये दोनों कोटेशन किसमें से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति वाले में से। क्रोध में एक फेमस है कि बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये कोटेशन कई बार पूछा गया है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किस निबंध से लिया गया है? तो क्रोध नामक निबंध से लिया गया है। जैसे अगर हम किसी आंवला या किसी भी जिसका हम अचार बनाना चाहते हैं उसको एक डब्बे में रख दे काफ़ी समय तक, उसमें सही मसाले वगैरह डाल के, तो वो काफ़ी टाइम बाद आचार या मुरब्बा उसका बन जाता है। ऐसे ही अगर हमें किसी के प्रति क्रोध है, उसको मैंने उसी समय नहीं निकाला, उसको फलने फूलने दिया, उसको अपने अंदर ही दबा के रखा काफ़ी समय तक, तो वो जो क्रोध है वो बैर का रूप ले लेता है। और क्रोध में तो क्या होता है, हम ज़्यादा सर फोड़ देंगे किसी का, लेकिन बैर में हम उसका बहुत अधिक नुकसान करने का सोच सकते हैं और उससे बिल्कुल घृणा सी हो सकती है। तो ऐसे ही कहा गया है कि बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये है क्रोध में से। तो ये कुछ कोटेशन थे। इसके अलावा और भी कोटेशंस इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में से पूछ लिया जाए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही दो कोटेशन लिया है। यहाँ पे आपको पूरा निबंध देखना होगा, खासतौर से चिंतामणि भाग 1 आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं और कौन सा कोटेशन पूछा जाए तो आपको पता हो कि वो कौन से निबंध से लिया गया है। इस चीज़ का आपको तभी ध्यान रहेगा जब आप ये निबंध खुद से पढ़ेंगे सारे के सारे। तो पढ़ते रहिए ये चीज़। इसके अलावा जो रामचंद्र शुक्ल का है वो उन्होंने इतिहास लिखा है या फिर जो भी उनका साहित्य क्षेत्र है वो हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया है। जिस सवाल जैसे से बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले रचनाकार के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।